हेलो दोस्तों, नमस्कार। नरेंद्र अकाडमी शिक्षा मंत्र पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज जो बगल में मेरे घर के बगल में मूर्ति है वो आज लगता है तो थोड़े से माइक का डिस्टर्बेंस चल रहा है, इसलिए हो सकता है आपका एसआई का जो 6 बजे है वो होने में लेट हो अपलोड। तो टेंशन ना लेंगे, आज ना हो तो कल होगा। तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी हो। बहुत सारा सेट प्रैक्टिस होता है, करवाना होता है, तो उसमें थोड़े वक्त लगते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है आपका वन लाइनर में मैं 4 संग्रह करके चला रहा हूँ, तो वो ज़रूर देखेंगे, ठीक है। और थैंक यू जो सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं बोलना चाहता हूँ कि अब वापस आ जाइए आप लोग और इन्जॉय कीजिए, कर लिए। अब वक्त आ गया है पढ़ने का, क्योंकि अब आपके पास वक्त है सिर्फ 1 महीने, और एसआई वाले के लिए भी वक्त कम है। जितने भी हो सके प्रैक्टिस सेट शुरू कर दें। जहाँ कहीं भी पढ़ें यूट्यूब पे कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर आकर करें, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं 100%। तो चलिए आज से शुरू कर दीजिए। जितने भी रफ्तार के मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो सब्सक्राइबर आने वाले हैं, सभी कोई आ जाइए और मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ अब शुरू कर दीजिए और रनिंग के साथ पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, आप भी तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न चलेंगे। और एक और बात बोलना था ये कि एक सेट जो है शॉर्ट वीडियो में एमसीक्यू चल रहा है, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में एक एमसीक्यू चल रहा है जो कि 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन होंगे आपके शॉर्ट में, और आंसर के साथ होंगे। लेकिन आपको आंसर साइड में दिया रहेगा, आपको वो आंसर पुट करना है, कमेंट करना है। और शॉर्ट वीडियो वो सीरीज चल रहा है कि किसी भी सीरीज़ का, जैसे राष्ट्रीय उद्यान उठाया मैंने, पुरस्कार उठाया है भारत रत्न पुरस्कार, उसका 5 क्वेश्चन चलेंगे और हमेशा चलेंगे। आप वो शॉर्ट के लिए कंटिन्यू चलेगा, साइलेंटली चलेगा, आप जवाब देंगे और कमेंट करेंगे, ओके। तो संत के किस शासक ने तुर्गे चालगानी चालीसा का दमन किया? तो याद रखिए बलबन ने दमन किया था। लाया था इल्तुतमिश, याद रखेंगे। लाया था कौन? इल्तुतमिश, याद रखिएगा। और दमन किया, याद रखेंगे, बलबन ने। याद रखिएगा राक्षसी तागड़ी, ठीक है। राक्षसी तागड़ी जो तालकोटा जो है, युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो याद रखिएगा सदाशिव राय था, याद रखेंगे। इसे पीडीएफ में आप पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बाहरी आवाज़ों के कारण मुझे जल्द करना पड़ रहा है, ठीक है। याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? तो याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव को। अर्जुन देव का एक पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ, याद रखिएगा आदि ग्रंथ, ये बहुत ही फेमस है। तेग बहादुर के बारे में थोड़ी सी जान लीजिए कि इनको भी हत्या करा दिया था औरंगजेब। कौन करवाया था? औरंगजेब। क्यों? क्योंकि इस्लाम धर्म ये अपनाए नहीं थे, इसलिए। चलिए बस इतना ही याद रखिएगा, आगे चलते हैं। चलिए चौथा प्रश्न है कि मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए बिहार का, अगर मेरा जीके 12 बजे देखे होंगे पुराना जो डालता हूँ, वो अगर देखे होंगे वीडियो, तो ज़रूर ये आप आंसर लगाइए। तो मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो याद रखिएगा स्थापना की बात करें तो नान्यदेव, याद रखेंगे, नान्यदेव ने स्थापना किए थे, याद रखिएगा, ओके। अब याद रखिएगा नान्यदेव का अगर डेट पूछे, सन ईस्वी पूछते, तो आप याद रखिएगा 1097 से लेके आपका 1147 तक शासन रहा था, याद रखिएगा। बस इतना ही, ज़्यादा डिटेल नहीं, आगे चलेंगे। आगे आप जो मैं पीडीएफ दूंगा उसमें आपका डिटेल रहेगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूँ माइक चलने लगता है तो डिस्टर्बेंस हो जाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका टाइमिंग बर्बाद ना हो, प्रैक्टिस से छूटे नहीं। क्योंकि फिर नया प्रकाशन का मैं लाया हूँ, उसे भी तो करना है, क्योंकि एग्ज़ाम तक आपको रिजल्ट देना है। मैं भरोसा खुद पे किया हूँ, तो आपको भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ। चलिए, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम व्यवस्थित करें। क्योंकि देखिए ऑफलाइन में मैं आगे चल रहा हूँ, तो आपको ऑनलाइन में पीछे क्यों? ऑनलाइन आगे होना चाहिए ना, तो ऑफलाइन बराबर हो जाएगा। चलिए आगे, पहला है वास्को डी गामा की दूसरी यात्रा। तो चलिए यात्रा ऐसे डिटेल डायरेक्ट चलते हैं, डेट याद करते हैं। तो याद, अगर यात्रा की बात करें तो 501 है। दूसरा यात्रा है वास्को डी गामा की, याद क्या? बांडी भाषा का निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो याद देखिए बांडी भाषा के अगर पूछे तो 1760 बोलिएगा, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अगर बात करें तो याद रखिएगा 1599 में हुआ था। कब हुआ था? 1599 में। अब बेदरा का निर्माण जो है, बेदरा का निर्णायक युद्ध जो हुआ था 1759 में हुआ था। ये 59 है, 9 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 59 है। तो याद रखिएगा 99 है। तो याद रखिए सबसे पहले कौन है? दूसरा, पहला आंसर होगा। तो पहला देखिए यहाँ एक जहाँ है, तो समझिए ए और डी तो कट गया, बी और सी में देखना है, मिलान करना। अगर 1501 में हुआ, उसके बाद 1500 क्या है? 99। तो 1599 किस में? तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। अब उसके बाद कौन है? 1760 है कि 1759 बड़ा है? तो 1759 जो है छोटा है,
तो याद रखिएगा चौथा होगा, तो यहाँ चौथा है, इसमें चौथा नहीं है, तो ये कट गया, तो आपका आंसर नंबर सी हो गया। क्लियर? अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लिख दीजिए। अबांडी भाषा का निर्णायक युद्ध 1760 में लास्ट हुआ था। चलिए यही आंसर होगा। फटाफट चलेंगे फटाफट। और अच्छा लगे, अगर लगता है कि इतना ही फास्ट चले तो आप कमेंट करेंगे सब लोग, ओके? क्योंकि पीडीएफ में तो मैं दे ही देता हूँ विश्लेषण, तो फिर क्यों बार बार करूँ, है ना? और बड़े बड़े यूट्यूबर आपको डिटेल दे ही रहे, तो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ऐसा ही दे दूँगा। और जल्दी भी हो जाता, मुझे 1 घंटा भी नहीं बनाना पड़ेगा, है ना? किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? बताइएगा, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो याद रखिएगा किस मुगल सम्राट के समय में, बताइएगा, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ये भी क्वेश्चन है। तो बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा इनका इस समय कौन था? तो जहांगीर था, याद रखिएगा। जहांगीर का अगर डेट पूछते तो याद रखिएगा 1605 से लेके 1627। 7वां प्रश्न का जवाब देंगे। बानर सेना और एवं मंजिल सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? ये बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट जवाब देंगे। बाहरी आवाज़ों के कारण जल्दी हमको करना पड़ेगा, तो जल्दी जवाब देंगे। तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम सुने होंगे, उसी समय हुआ था। बानर सेना और मंजिल सेना का गठन हुआ था, याद रखेंगे। इसका बताइएगा, आप बताइएगा, आपके सामने एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। 1929 में आया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या 1930 में? ये दोनों डिटेल आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। 8वां प्रश्न का जवाब देंगे। 8वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? बताएंगे। चलिए का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, बाहरी आवाज़ों के लिए मैं जल्दी करूंगा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। याद रखिएगा अमृत जो बाजार पत्रिका था, दोनों में निकलता था, अंग्रेजी अखबार में भी और बंगाली भाषा में भी निकलता था। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, इसके कारण इसे रात में ही, मतलब रातों रात कर दिया गया कि अंग्रेजी अखबार में कर दिया गया था। याद रखेंगे सिर्फ अंग्रेजी में कर दिया गया था। और इसका जो मुख्य जो अध्यक्ष कहिए या संस्थापक कहिए तो शशि कुमार एक थे, शिशिर कुमार थे, याद रखेंगे, और एक मोती लाल घोष थे। 2 मिलकर ये इसकी स्थापना किए थे। चलिएगा 9वां प्रश्न का जवाब देंगे। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, ये उपरोक्त में से कथन जो है निम्नलिखित में से किनका था या किसने कहा था? ये बताइएगा। तो याद रखिएगा आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी जवाब देंगे फटाफट। याद रखिएगा क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, ये किसने कहा था या किन्होंने कहा था? ये जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने कहा था। याद रखिएगा किसने? तो भगत सिंह ने कहा था। भगत सिंह की ये भाषा है। चलिए आगे चलेंगे। 10वां प्रश्न का जवाब देंगे। 10वां प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की जो है प्रथा प्रचलित नहीं थी? नहीं पूछ रहा है। याद रखिए अस्थायी बंदोबस्त और जमींदारी दो जो थे व्यवस्था, वो जो क्षेत्र में कहाँ थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 3 क्षेत्र में ज़्यादा था। याद रखिएगा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में भी ये था, लेकिन पंजाब में आपका नहीं था। तो सवाल उठता है कि पंजाब में क्या था, है ना? सवाल उठता है कि पंजाब में कौन सी व्यवस्था थी? तो महावाड़ी जो बंदोबस्त व्यवस्था थी, महावाड़ी व्यवस्था पंजाब में थी। याद रखिएगा और भी क्षेत्र में था। तो बस आज इतना ही करते हैं, क्योंकि माइक चालू हो जाते हैं तो आपका जो है प्रैक्टिस से छूट जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ना छूटे। आज से आप लोग लौट आइए, वापस अपनी पढ़ाई पे लग जाइए। हो गई फेस्टिवल, हो गई मस्ती, अब सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है मेरे दोस्त। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी करना होगा, तभी रिजल्ट आने का चांस होता है। और मैं जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ उसका PDF तो बार बार मैं बोल चुका हूँ, दे दूंगा, टेंशन ना लगे। चंड प्रयोदोग, ठीक है, चंद प्रदोग किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? बताइएगा चंद प्रदोग किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 11वां प्रश्न का जवाब है उड़ीसा के थे। याद रखिएगा कहाँ के थे? तो उड़ीसा गणराज्य के थे। ये बुद्ध के काल के समय था। इनका जो अवंती का शासक थे, याद रखिएगा अवंती का शासक थे। महाजनपद में जो अवंती का नाम सुने ना, उसी में 16 महाजनपद में अवंती का ये शासक थे चंद प्रदोग। ठीक है, और याद रखिएगा अवंती का अगर राजधानी पूछ दे तो उज्जैन। याद रखेंगे, बिहार का जीके पढ़े होंगे तो जरूर जवाब देंगे। चलिएगा इसमें 12वां प्रश्न का जवाब बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं की बात करते हैं तो राजवंश है और सिक्के की धातुएं हैं। तो बताइए कौन से राजवंश कौन से सिक्के चलाए थे और कौन से नहीं? सवाल है नहीं। तो नहीं में याद रखिएगा आपका शतवाहन जो है स्वर्ण नहीं चलाया था। स्वर्ण जो होता है, स्वर्ण जो सिक्के थे वो नहीं चलवाया था, ये चलवाए थे चांदी। याद रखिएगा चांदी और तांबा, याद रखेंगे चांदी और तांबा चलाए थे। लेकिन कुषाण जो है स्वर्ण
स्वर्ण और ताम्र दोनों चलाए थे। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग। तो और रजत पदक दोनों चलाए थे सॉरी रजत पदक निकल गया, रजत, ठीक है। और कलचुरी ने स्वर्ण, रजत और ताम्र तीनों चलाए थे, याद रखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और आप चाहते हैं तो यही तरह से चलेगा। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के कुल कितने न्यायाधीश है? देखिए इसी वर्तमान में पहले था, ठीक है, पहले भी प्रीवियस ईयर में ऐसा ही क्वेश्चन था, बस अपडेट नया दे दिया गया है, बस कि आपको कन्फ्यूजन हो कि एग्जाम में पुराने वाले से प्रैक्टिस करके आ जाए, इसलिए चेंज किया गया है। तो डोंट वरी, टेंशन ना लें। तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के कुल कितने न्यायाधीश थे ये बताएंगे। तो याद रखिएगा, वर्तमान में अगर देखा जाए तो 34 आपके कुल हैं उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीश। याद रखिएगा, एक जो थे आपके उच्चतम न्यायालय की अगर बात करें तो याद रखिएगा, एक उच्चतम न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, एक होते हैं, और 33 आपके जो हैं आपके न्यायाधीश होते हैं। तो टोटल मिलाकर 34 हो जाते हैं, यही ध्यान रखना है। आप बताइए 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, आप बताएंगे। ऐसे मैं हिंट दे देता हूँ, चंद्रचूड़ हैं। कौन चंद्रचूड़ हैं, आप जवाब देंगे 50 में। चलिएगा 14वां प्रश्न का जवाब देंगे। 14वां प्रश्न आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 14वां प्रश्न क्या बोलता है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? आम बहस जो है किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किस विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? 14वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, द्वितीय वाचन में होती है, याद रखेंगे। ज़्यादा डिटेल जाना होगा तो PDF में डाल दूंगा, देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूँ माइक का डिस्टर्बेंस हो गई। चलिए आगे चलते। चलिए 15वां प्रश्न का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है? मतलब वित्तीय, देखिए अनुच्छेद का मैंने वीडियो डाला है, छोटा सा बड़ा वीडियो मैं महामैराथन के रूप में डालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है? ये जवाब देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखिएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा 15वां प्रश्न का। तो याद रखिएगा 243 के आई, याद रखिएगा 243 के आई को याद करिएगा। ये होता है किसका? तो संविधान के जो है 243 आई के तहत राज्य वित्तीय आयोग का गठन होता है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखिएगा वित्तीय आयोग का जो गठन होता है प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। याद रखिएगा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। कहिए नहीं का सवाल पे जरूर ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमलित नहीं है? नहीं बताना है। क्या सुमलित नहीं है तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते हैं। तो उपराष्ट्रपति का पद जो है संयुक्त पद राज्य अमेरिका से लिया गया है, एक तरह से ये पूछ रहा है। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है। क्या याद लगता है आपको? राज्यपाल की नियुक्ति जो है कनाडा से ली गई है, या संसदीय विशेष अधिकार का ब्रिटेन से ली गई? देखिए सुमलित नहीं है, मतलब आपको संविधान का स्रोत पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ से लिया गया है। अब सोचिए इसी क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे कर दिया है, ट्रिकियल करता है बस, और कुछ नहीं करता पढ़े हुए। तो याद रखिए आयरलैंड से तो हमारा नीति निर्देशक तत्व लिया गया, तो राज्यसभा की तो बात ही नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया है ना, क्लीन कर देते इसे, बढ़िया से कर देते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, आयरलैंड से कहाँ से लिया जाएगा, है कि नहीं? आयरलैंड से तो नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, क्लियर। तो आप याद रखिए जो राज्यसभा के लिए साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये सब योगदान जो है आधार पे जो है, इसके आधार पर सदस्यों का मनोनीत जो भी किया जाता था विचार, आयरलैंड से लिया गया है, बस विचार लिया गया है। याद रखेंगे कला, साहित्य या क्षेत्र में ये सब लिया गया है, नहीं कि आपको राज्यसभा का निर्वाचन। राज्यसभा का निर्वाचन की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। ओके, क्लियर। और ये सब सही है। उपराष्ट्रपति का पद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से, और संसदीय विशेष अधिकार ब्रिटेन से, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ था, अंग्रेज शासन करता था। इसे ट्रिक लगा सकते हैं। ओके, 17वां प्रश्न का जवाब देंगे। 17वां प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17वां प्रश्न है कि वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किस को रखा गया है? छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया, किसको रखा गया, ये पूछ रहा है। तो आप जानते हैं, आपके सामने बताइए 4 ऑप्शन है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति को, भूतपूर्व प्रधानमंत्री को, राज्य के राज्यपाल अपने अपने राज्य में, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो याद रखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा जाता है, याद रखिएगा। ओके, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, इसे मैं PDF में डालूंगा, आप डिटेल पूरा पढ़ लीजिएगा। नहीं तो जब ये फेस्टिवल जो मूर्ति जो विसर्जन हो जाएंगे उसके बाद मैं अच्छे से करवा दूंगा। ओके, तो चलिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्रैक्टिस से छूटे, और भी छूटेगा तो मैनेज हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाती है। चलिए, क्योंकि बहुत सारा प्रकाशन का करवाना है, मैंने टारगेट किया है। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम चुने, मतलब अवरोही क्रम में चुनना है, बड़े से छोटे की ओर चुनना है, यही ध्यान रखना है। तो आप नॉर्मली ऑप्शन देखे होंगे,
उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब इस लाइन में चेंज हो जाता है, तो इस लाइन में चलिए चेंज करेंगे। तो चलिए इसमें लॉजिकल बात है कि अगर पूछा संसद के उच्च सदन के निम्नलिखित सदनों की सीटों की सही अवरोही क्रम, तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो आपको कहाँ है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है कि नहीं? कितना है? तो 31 है। सीट कितना है? 31 है, याद रखिएगा। तो सबसे आगे तो उत्तर प्रदेश, ऐसे ही क्लियर हो गया, सब में है, चारों ऑप्शन में है। उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आता है, तो आपका महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है, तो 19 है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र होगा आगे, तमिलनाडु छड़ जाएगा, तो इस ऑप्शन में छाड़ दीजिए और छाड़ दीजिए, तो बचा आपका ए और सी। अब सोचिए महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र जिसमें है उसमें चलिए, महाराष्ट्र इसमें भी है, इसमें भी है। अब बिहार और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा कौन होगा? तो आपको पता है बिहार और तमिलनाडु में ये जो उच्च सदन की बात करें, राज्यसभा की एक तरह से बात करता है, तो आप याद रखिए तमिलनाडु में ज़्यादा होता है, 18 होता है, तो 18 तमिलनाडु में है, तो समझिए ये तो सी कट गया, बचा तो एक ही ना, क्योंकि तमिलनाडु में 18 है, अब बिहार में 16 ही था संसद में, तो क्लियर हो गया, तो याद हो गया। तो आपको ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार क्लियर हो गया। चलिए आगे की ओर चले, 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 19वां प्रश्न क्या बोलता है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, संबोधित करने का मतलब देता है, तो बताइए किसे देता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो 19वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को देगा, और किसे देगा? किसी को देने का अधिकार है तो राष्ट्रपति को देगा, समझ गए? रूल यही है, याद रखिएगा। चलेंगे, चलिए 20वां प्रश्न का जवाब देंगे। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में याद रखिएगा उल्लेखित अनुच्छेद जो 32 है को संविधान का आत्मा कहा गया है? बताइए भाग 3 कौन सा है? मौलिक अधिकार है कि नहीं? मौलिक अधिकार में होता है भाग 3, याद, ये तो डिटेल है। अनुच्छेद 32 का संविधान का आत्मा कहा गया है, बताइए किसके द्वारा? संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के सलाहकार, या संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष, या प्रारूप समिति? कौन होता है संविधान सभा जो आत्मा है? अनुच्छेद 32 को बताइए। आप 32 के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, आप बताएंगे। आपके सामने 20वां प्रश्न का जवाब देंगे। 20वां प्रश्न आपके लिए है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। याद रखेंगे संविधान की आत्मा कहा है किसने? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? भीमराव अंबेडकर। याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर, याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार का 32वां जो अनुच्छेद है उसमें, ओके, इससे ज़्यादा डिटेल पढ़ लीजिएगा, मैं PDF में दे दूंगा। चलिएगा, निम्नलिखित नदियों में किसने मुहाने पर पक्षियों के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसने मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाता है? कौन सा ऐसा है जो कि आप बताएंगे? 21 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा मिसिसिपी, याद रखिएगा मिसिसिपी, याद रखिएगा मिसिसिपी जो है आपका वो पंछी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनाता है, याद रखेंगे। चलेंगे, इसके ज़्यादा डिटेल आपको दे दिया जाएगा, याद अभी नहीं बता सकता क्योंकि कैसे कैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मुझे पता है, क्योंकि गाना बज जाता है तो रोकना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है। फिजी द्वीप अवस्थित है, क्योंकि आप लोग का टाइम बर्बाद ना हो बस इसलिए। फिजी द्वीप अवस्थित है, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ? बताएंगे। 22 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा बी, प्रशांत महासागर में। ज़्यादा डिटेल PDF में देख लीजिएगा, याद रखिएगा। याद रखेंगे, एक चीज़ डिटेल जान लीजिए, 1970 में फिजी द्वीप का जो है अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही उपनिवेश था, बहुत ज़्यादा होता था। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 23वां प्रश्न का जवाब देंगे। 23वां प्रश्न क्या है? 23वां प्रश्न बोलता है कि प्रबल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? बताइए कौन से ऐसे ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि किस तट के समीप स्थित है, ये बताइएगा, प्रबल द्वारा निर्मित। बताएंगे। 23वां प्रश्न का जवाब देंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी का, याद रखिएगा क्वींसलैंड, याद रखिएगा क्वींसलैंड, याद रखिएगा क्वींसलैंड, याद रखिएगा। क्वींसलैंड भी बोल सकते हैं, क्वींसलैंड भी बोल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपको याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, बस इतना जानकारी ले लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर में बनी है, याद रखिएगा। ये विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगी का दीवार है। क्या है? मूंगी का दीवार है, जोन है ग्रेट बैरियर रीफ, याद रखिएगा। यह प्रशांत महासागर में स्थित है, बस इतना याद रखेंगे। आगे आपको PDF के द्वारा जानकारी मिलेगी, नहीं तो मैं स्पेशली करवा दूंगा, ठीक है। निम्न अक्षांशों या उत्तरी अथवा दक्षिणी में किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंधित
करेंगे। हौस से संबंधित, हौस अक्षांश जो होते हैं से संबंध करेंगे। बताइएगा निम्न अक्षांशों को उत्तरी तथा दक्षिणी में जो है में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे। बताइएगा आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। एल नीनो बनता है, एल नीनो जो है क्या बनता है, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, भुमध्य सागर में या अंटार्कटिक महासागर में। आपके सामने 25 मार्क का आंसर का जवाब देंगे। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर में याद रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा जानकारी बाद में दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे दिक्कत करती है और आपका इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम, तो मिस नहीं करने देंगे। सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बताइएगा सतकोशिया का नाम आपने सुना है कभी, अगर सुना है, जो सुने हैं कमेंट करेंगे। अगर बिहार एसएससी का अगर तैयारी करते हैं तो वो नाम जरूर सुने होंगे। तो सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है ये बताइएगा। 26 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में। जैसे ही सतकोशिया का नाम आए उड़ीसा को याद रखेंगे। सतकोशिया जो गौर्ज अभ्यारण्य है, गौर्ज अभ्यारण्य नाम था इसका, इसकी जो है वर्ष याद रखिएगा 1976 में एक अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था, 1976 में, याद रखेंगे। ओके, चलेंगे आगे की ओर चलेंगे। आगे चलेंगे 27वां प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। बताइएगा देश के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो याद रखिएगा आगो सबसे पहले अफ्रीका में 54 है, याद रखिए सबसे ज़्यादा अफ्रीका में। आपके सामने है कि एशिया में बताइए कितने महाद्वीप हैं, मतलब जो है देश हैं। बताइएगा एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं ये बताइएगा। चलिएगा आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। प्रवाल भित्ति जो है नहीं पाई जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 28वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कैम्बेल की खाड़ी, याद रखिएगा कैम्बेल की खाड़ी है जो कि नहीं पाई जाती है, नहीं तो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है प्रवाल भित्ति, कच्छ की खाड़ी में तो पक्का पाई जाती है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में तो पक्का। ठीक है, तो आगे चलेंगे। 29वां प्रश्न का जवाब देंगे। 29वां प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। बताइए घने जंगल से घिरा हुआ है। 29वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। याद रखिएगा मध्य प्रदेश टोटल अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश का वर्ग किमी में अगर पूछे तो याद रखिएगा 77493 में, याद रखेंगे। इसी तरह बहुत सारा है जो कि आपको फिर उसके बाद सेकंड में अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है, फिर उड़ीसा। चलिए 30वां प्रश्न का जवाब देंगे। 30वां प्रश्न है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। बताइएगा छठी पंचवर्षीय योजना में बताइए कौन सा कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था, ये बताएंगे। तो याद रखिएगा 30वां प्रश्न का जानते हैं आपकी एकीकृत ग्रामीण विकास का किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगर पूछ जाए कि छठी पंचवर्षीय योजना कब आई थी तो याद रखिएगा 1980 से 85 में आया था। 5 साल का गैप होता है, 5 साल का मतलब 5 साल का लिए आता है। याद रखिएगा 1980 से 85 तक हुआ था। बस इतना ही डिटेल रखेंगे, बाद में जानकारी देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिएगा 31वां प्रश्न है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। बताइएगा सार्वजनिक वितरण का प्रणाली का लक्ष्य क्या है। तो याद रखिएगा इसमें गरीबी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना एकदम है, जामाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकना एकदम सही है, सार्वजनिक वितरण है, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उपरोक्त में से सभी ज़्यादा है सार्वजनिक वितरण का लक्ष्य है, याद रखेंगे। आगे क्यों चलेंगे 32वां प्रश्न का जवाब देंगे। 32वां प्रश्न क्या बोलता है कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल, याद रखिए नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठन की गई थी। बताएंगे बीपीएल परिवारों के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी, ये जवाब देंगे। 32वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे हासिम समिति का जो है गठन किया गया था, याद रखेंगे। कब किया गया था, इसका रिपोर्ट जो आया था कब, 2012 में, याद रखेंगे। आज ज़्यादा जानकारी जानना है तो मैं दूंगा बाद में, अभी प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। कारपट का संबंध है, बताइएगा कारपट का संबंध है तो बताइएगा। और सॉरी तेज अगर हो रहा है तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि और अगर स्लो करवा रहा था अचानक तेज किया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ बाहरी माहौलों के कारण। ठीक है, आज भर मूर्ति है, कल डुबा दिया जाएगा तो फिर कंटिन्यू अच्छे से होंगे। ओके, मैंने सोचा था आज ही से करवा दूंगा। चलिए 33वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता व मूल्यांकन से, याद रखिएगा कपार्ट
का संबंध, सॉरी कपाट है, या देखिए कपाट है, मैंने कारपट पढ़ दिया था, कपट का कपाट है, कपाट का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता के लिए मूल्यांकन चलेंगे। 34वां प्रश्न का जवाब दीजिए, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, जवाब देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, आप जवाब देंगे 34वां प्रश्न का जवाब देंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा जो सम्मिलित नहीं है, ग्रामीण रोजगार जो है SJSRY द्वारा नहीं किया गया है, याद रखेंगे, याद रखेंगे, ये गलत है आपका, याद रखेंगे। तो याद रखिएगा ये जो ग्रामीण रोजगार है आपका नहीं किया गया है। देखिए औद्योगिक वित्त CDV है, सही बात है। सार्वजनिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा उपयोग भारतीय निर्माण से है, ग्रामीण खास नवाड़ से है। इसका जो है आपका चेंज हो जाता है SJ स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 को हुआ था, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य था बेरोजगारियों को क्या कहते हैं, बेरोजगारी को ग्रामीण बेरोजगारों को एक साथ जोड़ना, यही उद्देश्य था, याद रखेंगे। चलेंगे 35वां प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, बताइएगा। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 35वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर, 36वां प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए 36वां प्रश्न का जवाब देंगे कि 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया, बताइएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किया गया, यही देखिए, अगर पिछला प्रीवियस ईयर का था उसी को अपडेट कर दिया, 68वां कर दिया है बस। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है, ये बताइए। तो बताइए किसे दिया गया है 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है, ये बताएंगे। तो आप जानते हैं इनका नाम राजकुमार राव का नाम सुने हैं आप, फिल्म इंडस्ट्री में नाम है इनका, तो याद रखिएगा उन्हें दिया गया है फिल्म बधाई हो के लिए दिया गया है। कौन से के लिए, बधाई हो, याद रखिएगा, बधाई हो के लिए दिया गया है, याद रखेंगे। और इसमें फिल्म जो है आपका 68वां जो फिल्म फेयर अवार्ड है 2023 में सर्वश्रेष्ठ अगर फिल्म पूछते, फिल्म अभिनेता फिल्म जो बताए तो गंगूबाई काठियावाड़ा को मिला है, याद रखिएगा फिल्म का नाम। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो याद रखिएगा, सुन लीजिए, संजय लीला भंसाली को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में आलिया भट्ट को मिला है, जो कि आपको फिल्म का नाम गंगूबाई काठियावाड़ा के लिए। ओके, चलें आगे। 37वां प्रश्न का जवाब देंगे। 27वां CHOGM, याद रखिएगा 27वां जो है आपका, याद रखेंगे CHOGM सम्मेलन का आयोजन जो है, याद रखिएगा कहाँ किया गया है, बताइएगा कहाँ किया गया है, ये जवाब देंगे। तो याद रखिएगा इसका उच्चारण अगर हम लोग करेंगे तो कहाँ करेंगे, सामुआ, कहाँ करेंगे, सामुआ, याद रखेंगे। CHOGM सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया है 27वां का, तो सामुआ, याद रखेंगे। इसका 26वां सम्मेलन कहाँ हुआ था 2022 में, ये 23 की बात है, तो 2022 का पूछ रहा है, 26वां 27वां था, 26वां अगर पूछता है तो आप बताइएगा खांडा, याद रखिएगा खांडा में किया गया था, याद रखेंगे। इसका अगर पूछ दे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय लंदन है, ठीक है। आगे चलेंगे, चलिएगा 38वां प्रश्न का जवाब देंगे। 38वां प्रश्न है कि समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई थी, समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई थी, 38वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा मंत्रालय, याद रखेंगे कपड़ा मंत्रालय ने किया था। बहुत सारी योजना है जो कि मैं नहीं बताने में मजबूर हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। चलिएगा, त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, बताइएगा। त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा के लिए उद्देश्य के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे त्रिपुरा के क्षेत्र के लिए। तो याद रखिएगा 39वां प्रश्न का सौरव गांगुली को याद किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सौरव गांगुली को किया गया है, याद रखेंगे। आगे की ओर चलिएगा, आगे 40वां प्रश्न का जवाब देंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लेवेंडर महोत्सव मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेवेंडर महोत्सव का नाम सुने होंगे। तो 40वां प्रश्न का आप जानते हैं, लेवेंडर जैसे ही बात हो जम्मू कश्मीर को याद करेंगे,
याद रखिएगा। लैवेंडर महोत्सव है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि मैं अभी नहीं दे सकता, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। अब 85 जीके का करूँगा और एक्स्ट्रा जो साइंस का 25 क्वेश्चन है जो नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट 7वां करूँगा उसमें आपको ऐड करके दे दूँगा, ठीक है। ओके, टेंशन ना लेंगे। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया है? बताइए, किया है कौन सा देश है जो कि सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी को? बताइएगा। तो याद रखिएगा, इसका मिस्र है, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे। 42वां प्रश्न का जवाब देंगे। 42वां प्रश्न का याद रखिएगा, बजट 2023 और 24 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा, एडिटोरिया के बुक से परसेंटेज यही है ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी याद रखिए 2.9% दिया गया है, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे। 43वां प्रश्न है कि बजट 2023 और 24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कितना रहा है, ये बताएंगे। 43वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, छठा रहा है, याद रखेंगे। पहला कौन रहा है? सबसे बड़ा ये होता है। तो याद रखिएगा, भारत का स्थान इस क्षेत्र में अगर पूछा जाए बजट के अनुसार से अगर पूछा जाए तो सबसे प्रथम में भारत कौन सा स्थान किसके अनुसार रहा है? तो याद रखिए, वैक्सीन निर्माण में, मतलब जो हम लोग कोरोना वायरस वाला जो वैक्सीन दिए थे उसके निर्माण में प्रथम रहा है, दूध उत्पादन में प्रथम रहा है, कच्चा उत्पादन के क्षेत्र में भी प्रथम रहा है, अंडा उत्पादन में भी तीसरा रहा है, याद रखिएगा। कच्चा इस्पात उत्पादन में जो है ना दूसरा रहा है, सॉरी, अगर कच्चा इस्पात की बात करें तो दूसरा बोलिएगा, अंडा उत्पादन में तीसरा है, रेलवे नेटवर्क में चौथा है, याद रखेंगे। ऐसे याद रखिएगा, वैक्सीन और दूध में प्रथम है, याद रखेंगे। और छठा आपका विदेशी मुद्रा भंडार में है, याद रखेंगे। 44वां प्रश्न का जवाब देंगे। उपग्रह EOS 07 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? बताइएगा, किस यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, उसका नाम बताइएगा, उपग्रह का बताइएगा। EOS 07 को प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। 44वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, B SSLV D2, याद रखिएगा SSLV D2 किया गया है, याद रखेंगे। ज़्यादा डिटेल आपको इसमें तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको PDF में दे देंगे। बिहार जाति आधारित गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार के अत्यंत पिछड़े जाति का जनसंख्या कितना प्रतिशत था? बताइएगा, जनसंख्या कितना प्रतिशत था, ये बताइएगा। तो 45वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर B याद रखिएगा, एडिटोरिया के आंकड़े के अनुसार 36.01% था, याद रखेंगे। चलेंगे 46वां प्रश्न का जवाब देंगे। 46वां प्रश्न का 4BS मतलब FORBS अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान कितना रहा है, क्या रहा है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, 9वां रहा है, 9th रहा है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर, ज़्यादा जानकारी बाद में। आगे चलेंगे, कोंकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइएगा, कोंकण जो है सैन्य अभ्यास जो है 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, ये बताएंगे। तो याद रखिएगा, 47वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर B अरब सागर में किया गया है, याद रखेंगे। और याद रखिएगा, बहुत सारा ऐसा है जैसे समुद्री शक्ति है, भारत इंडोनेशिया, अजय वारियर है, भारत ब्रिटेन, बरून भारत फ्रांस, याद रखेंगे। 48वां प्रश्न का जवाब देंगे। 48वां, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में से कौन सा है? अंतर्वाही नदी जो है निम्न में से कौन सा है, ये जवाब देंगे। 48वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, अंतर्वाही मतलब लूनी, याद रखेंगे। 49वां प्रश्न का जवाब देंगे। 49वां प्रश्न है, अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अमृत क्रांति का, तो 49वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर D याद रखिएगा, नदी की जोड़ी परियोजना से है, याद रखेंगे। ठीक है, अमृत क्रांति का संबंध जो है नदी जोड़ी परियोजना से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे आज के लिए इतना ही रखते हैं। जीके के लिए सिर्फ 50 क्वेश्चन करवाता हूँ जो है, और नेक्स्ट में क्या है ना 6 साइंस का, ठीक है, 25 क्वेश्चन, और आपका जो प्रैक्टिस है 7 का जो है ना, याद रखेंगे, उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाहरी जब तक मूर्ति डूब नहीं जाता, जब तक थोड़ा सा दिक्कत होगी, कल से ठीक हो जाएगा। ओके, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।